सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और आज हम पसमादा आंदोलन के सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्य क्या है, इस पे बात करने आए। पसमादा आंदोलन जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, इसको लेके गलतफ़हमियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और कई साथियों का कहना है कि इनका कोई लक्ष्य है नहीं, ये बिखराव बिखराव की स्थिति में है, इनको क्या करना है इनको नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ़ अशराफों को गाली देने का एक संगठन बन रखा है। मैं महाज का कोई सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं महाज के साथियों के साथ जुड़ा हूँ और मेरा भी लक्ष्य जो है पसमादा आंदोलन को बढ़ाना है। तो मेरे लिए बेहतर ये था कि मैं पसमादा आंदोलन के साथियों से ही इस आंदोलन के सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्य क्या है, इस पे बात करूँ। आपके जो भी सवाल होंगे, वो सवाल आप कमेंट बॉक्स में डालते रहें, आपके सारे सवालों के जवाब लिए जाएँगे। कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसके जिसके जवाब ना लिए जाएँ। तो हमारे साथ आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए 2 साथी हैं, वक़ार अहमद जो महासचिव हैं पसमादा महाज के, और परवेज़ हनीफ साहब हैं जो सरपरस्त हैं पसमादा महाज के। तो परवेज़ साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि वक़ार भाई को लोग लगातार देखते रहते हैं। आपसे ही हम शुरुआत कर रहे हैं कि आप पहले थोड़ा-सा ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, तो उसके बाद हम शुरू करते हैं कि सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है? जी, मुझे परवेज़ हनीफ कहते हैं और मैं एक पसमानदा बैकग्राउंड से आता हूँ, ओबीसी से, और बेसिकली मैं एक सोशल डेवलपमेंट एक्टिविस्ट हूँ और एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में 1986 से काम कर रहा हूँ और इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं पसमानदा इश्यूज़ पे, ओबीसीज़ के इश्यूज़ पे और इन्हीं पे ही काम तब से कर रहा हूँ। इधर कुछ अरसे से जो है वो एक पसमानदा आंदोलन और एक तहरीक कुछ बुद्धिजीवियों ने जो है वो शुरू की थी, तो उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन होने के बाद जो है वो मैं भी इन लोगों के साथ जुड़ गया हूँ और मेरे साथ तो जो पसमानदा का एक जो काम शुरू हुआ था वो 1986 में हम लोगों ने शुरू किया था और ये प्रोफेसर इम्तियाज साहब जेएनयू में थे, उनका एक क्लास था। और मैं बता दूं कि मेरी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। मैं कांग्रेस में एआईसीसी का मेंबर रहा और कांग्रेस को कैडर बेस देने का काम मेरे जिम्मे था और उस सिलसिले में कैडर बेस के ही उसकी जो ट्रेनिंग थी हमारी 1 महीने की दिल्ली में, तो उसी में जो है वो एक क्लास था स्ट्रक्चर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। उसमें जो है वो पसमानदा शब्द का इस्तेमाल और स्ट्रक्चर के ऊपर बात हुई। तो तब मेरे जानकारी में आया कि ये हिंदुस्तान में किस तरीके से मुस्लिम्स का स्ट्रक्चर हुआ, कैसे ये यहाँ पर कन्वर्जन हुआ और 85% मुस्लिम जो है कन्वर्टेड है और उसको किस तरीके से देखता है, क्या डेवलपमेंट इश्यूज से जुड़े थे और वो आज जो है वो एक बाकायदा एक महाज का रूप ले लिया है और काफ़ी लोग इसमें मैं देख रहा हूँ कि बुद्धिजीवी इसमें जुड़े हुए हैं और इसको एक तहरीक के रूप में लेकर के आए हैं और ये अब एक छुपी हुई बात नहीं बल्कि एक हिंदुस्तान में एक पूरे तहरीक के तरीके से एक माइनॉरिटीज में एक अलग जगह करके जो है एक काम शुरू कर रहा है। जी परवेज़ भाई, पहले आप इस आंदोलन से बता दिया आपने कैसे जुड़ा। थोड़ा पहले सवाल इस बात से होता है कि ये आंदोलन शुरू कब से हुआ, इसके इतिहास को थोड़ा सा जान ले, तभी तो इसको वर्तमान में बात की जाएगी। थोड़ा इसके इतिहास पे थोड़ा सा आप रोशनी डाल दें। इतिहास का तो बात होगी तो पसमानदा इस तहरीक से पहले पहुंच जाऊंगा। ये तो पहले पहुंच जाऊंगा और ये बात फिर 1986 पे टिकेगी जा करके और 1986 पे देखिए जी हमारा मकसद ये है कि जो साथी जो है, जो जिनकी क्यूरियोसिटी है, जो जानना जागरूक है और जानना चाहते हैं कैसे हम लोग शुरू हुए, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ थोड़ा इतिहास बताना जरूरी है ना, ताकि हम लोग जाने कि कैसे किस तरह से हम लोग तो देखे ये आपस में जो है वो जुड़े और जुड़ने के बाद जो है वो एक समान विचारधारा जो है वो आपस में एक करती है। जो मकसद था, जो हिंदुस्तान के कन्वर्टेड मुस्लिम्स जो थे और जो भारतीय मूल के मुस्लिम हैं, इनकी अनदेखी पूरे तरीके से हो रही थी और एक आज़ादी का जो है वो आप ये समझ लीजिए कि 75 साल हो गए 1947 के बाद में और कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए 1950 के बाद में।
तो ये जितना बैकफुट के ऊपर जो है ये भारतीय मूल का जो है वो पसमानदा समाज था, तो इसको जागरूकता को लेकर के इसको किस तरीके से समाज में जागरूक किया जाए, किस तरीके से हम लोग जो है इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को देखें और उसको जो है हिंदुस्तान के संविधान में किस तरीके से लेकर के आना है, कहाँ कहाँ कमियां रही हैं और किस तरीके से इसको लेकर के चले और कैसे ये जमीन के ऊपर जो है ग्रास रूट के ऊपर जो है आकर के एक तहरीक बने और लोगों की और सरकार की निगाह इस चीज पे आए कि हाँ आखिर हिंदुस्तान में जो इतनी बड़ी आबादी है, जो हम मतलब इंडोनेशिया के बाद में जो है वो पूरे दुनिया में जो है मुस्लिम की एक बहुत बड़ी तादाद है, तो आखिर इस तादाद में जो है वो मुस्लिम किस रूप में है, कहाँ है, किस हालत में है, क्या हम कितने अलग हैं, कितने थलग हो चुके हैं, और डेवलपमेंट चाहे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, हम लोग कितना आगे बढ़े हैं और सरकारों ने कितना हमको प्रोटेक्ट किया है, कितना हम डेवलप करके आगे बढ़े। इन चीज़ों को जब मॉनिटरिंग हम लोगों ने किया और इस चीज़ को इवैल्यूएट किया तो जाहिर सी बात है कि ये एक आंदोलन का रूप में जो है वो करीब मैं समझता हूँ कि 15 साल तो हो ही गए होंगे कि 15 साल से जो है ये एक तहरीक के रूप में जो है वो चला और हम सब लोग जो है इस तहरीक में जुड़ते जा रहे हैं। एक्चुअली जो आप कह रहे हैं ना कि इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, डेट तो ऑर्गेनाइजेशंस की होती है, इसमें तो ये चीज जो है वो महसूस होती जा रही है और इंटेलिजेंशिया और बुद्धिजीवी जो है वो इकट्ठे होते जा रहे हैं और एक आवाज बनती जा रही है। उसीलिए इसको जो है वो महाज कहा गया कि ये एक अपनी जगह पर एक आवाज बनती जा रही है। जैसे जैसे मतलब ये है कि हम लोग जो है हमारी डेमोक्रेसी और हमारा इलेक्शन तंत्र और ये सब चीजें जो है बराबरी की बातें आती जा रही हैं, तो हम लोग अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं हम कहाँ पर हैं। तो ये पसमानदा महाज जो है ये अपनी जगह पर जो है वो के काफी अरसे से जो है वो काम कर रहे हैं और आज ये चूंकि एक अपना बहुत एक मकाम के ऊपर पहुंच गया है, एक आंदोलन का रूप ले लिया है, एक तहरीक का रूप ले लिया है, तो जाहिर सी बात है कि आप जैसे बुद्धिजीवी भी, आप लोग भी इस चीज को आज यहाँ पर जो है वो ले करके इसको लोगों तक पहुंचा रहे, ये भी एक उसका एक हिस्सा है सोशल मीडिया। तो परस भाई ये करीब 20 साल से जो है वो इस चीज का आंदोलन शुरू। वकार भाई पे आते हैं, वो आपने वकार साहब इसमें जी परस भाई क्या कहना चाहेंगे आप? जी परस भाई आपने जो बात की थी इम्तियाज साहब की, तो वो उनकी किताब मेरे पास है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वाली, जिसके लिए वो मशहूर है मुस्लिम जाति व्यवस्था के ऊपर, तो उस पर भी बात कर लेंगे। अभी वकार भाई सबसे पहले आप जो है थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे लें और उसके बाद यही सवाल आपसे भी है कि कैसे जो है आप कब से देखते हैं ये आंदोलन को, कब से आप देख रहे हैं? तो सवाल पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर दीजिएगा अपना, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम वकार अहमद और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के जनरल सेक्रेटरी है और हम लोग पसमानदा तहरीक अपने आजमगढ़ में 1996 से चला रहे थे और इसे चलाते चलाते 2004 में अनिवर साहब के साथ, बीपी सिंह के साथ इत्तेफाक हुआ दिल्ली में दलित मुस्लिम महापंचायत में। फिर वहां से बाज़ाब्ता एक संगठित रूप लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं इसको, और इस वक्त यूपी में जो है, यूपी बिहार वगैरह में इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्तार अंसारी साहब मऊ हैं और हम इसके जनरल सेक्रेटरी हैं और बाकी बहुत सारे इसके पदाधिकारी हैं, इसमें परवेज हनीफ साहब हमारे सरप्रस्त हैं। जी जी जी, अब सवाल यही है कि इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता दें ताकि जो जानना चाहते हो। परवेज साहब ने बता दिया अपनी ओर से, आप जो कुछ जोड़ना चाह रहे हो। ये जैसे हमने बताया कि ये 1998 में अलीगढ़ साहब ने इस नाम से शुरू किया था और 2004 से हम जुड़े इससे, और 2004 से लगातार अलग अलग इलाकों में बढ़ता गया। कई बार हम लोग दिल्ली गए, ट्रेनें लेते थे। ये अलग बात है कि ऑलमोस्ट मुश्किल की ट्रेनें तो लोगों को पता है, हम लोग भी कैफियत भर भर के गए थे दिल्ली 4 बार लगभग, किसी को जानकारी नहीं है। ये तब से लगातार जमीन पे काम कर रहे थे हम लोग। 2011 में फेसबुक से टच हुआ, उसके पहले आरकुट आया, उससे सोशल मीडिया के जरिए जन जन तक पहुंचाने में हम लोगों को आसानी हुई। बाकी इसके पहले तो हम लोग जमीन में ही थे
अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा हवा में आ गए हैं। तो ये एक छोटा सा इतिहास रहा है कि हम लोग जैसे परवेज हनीफ साहब 86 कर रहे हैं, हम लोग ठीक 10 साल बाद 96 से शुरू किया था हम लोगों ने। अच्छा, ये हमारे यूनुस भाई कह रहे हैं कि आप लोगों ने इस तहरीक को आसिम बिहारी से शुरू आपकी आवाज लेनी साहब जरा सी हल्की आ रही है, थोड़ा सा जरा सा। अच्छा, वकार भाई आपको साफ आ रही है आवाज मेरी? जी 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 जी, अब आप तेज जी जी। ये मोहम्मद यूनुस भाई कह रहे हैं कि आप लोगों ने आसिम बिहारी की बात ही नहीं की, आसिम बिहारी से ये आंदोलन शुरू होता है। असल आपने पसमानदा तहरीक की बात पूछी है। जी जी तो जी, जाहिर सी बात है, कांग्रेस 1885 में बनी थी, तो कांग्रेस की जो तहरीक होगी 1885 से शुरू की जाएगी। अच्छा, देश में आजादी की जंग कब से शुरू हुई थी? तो कोई 1857 मानता है, कोई टीपू सुल्तान से शुरू कर देता है। तो आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने मोमिन तहरीक शुरू किया था। अच्छा, और मैं जी जी, मैं सवाल लेता हूँ। सवाल बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं आप लोगों को बीच बीच में रोकता रहूंगा। एक सवाल ये किया जा रहा है कि ये दरअसल आप लोग कॉपी कर रहे हैं दलित आंदोलन का। ठीक है, ये बहुत मजबूत सवाल है कि ये आप लोग जो है दलित आंदोलन जिस तरीके से बढ़ा है उसी तरीके से आप लोग बढ़ाना चाह रहे हैं, इसके ऊपर बताएं। देखिए कॉपी ही होती है। जैसे हमारा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी भारतीय समाज तलाक के लिए, जाहिर सी बात है, इस्लामिक फिक़ह से लिया तलाक उसने। बाबा भीमराव अंबेडकर के या किसी को भी तलाक के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, उन्होंने इस्लामी फिक़ह से लिया। तो जब कोई चीज पहले चली आती है तो जाहिर सी बात उसकी कॉपी की जाती है। और हम लोगों की ये तहरीक अलग अलग शक्ल में, जैसे आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने 1913 में शुरू किया था, जब अंबेडकर जी की तहरीक नहीं शुरू हुई थी। और 1843 के आसपास में फराइजी तहरीक शुरू हुई थी, जब ज्योतिबा फूले की तहरीक नहीं शुरू हुई थी। तो ये अलग बात है कि दलित लोगों ने अपना इतिहास लिख लिया है और हम अनपढ़ जाहिल गंवार लोगों ने अपना इतिहास नहीं लिखा है, इसलिए ये लगता है कि उनकी हम कॉपी कर रहे हैं। जबकि फराइजी तहरीक जो थी, पहली बार मुसलमानों में जात पात के खिलाफ एक तहरीक आई थी। और बांग्लादेश में आज जो ज्यादा मुसलमान दिखाई दे रहे हैं वो इस्लामी जमाने के नहीं है, वो अंग्रेजों के जमाने में ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उसी फराइजी तहरीक से मुतासिर होकर के। तो वो एक तहरीक तो वो थी, वो गायब हो गई। फिर बीच में आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने मोमिन तहरीक चालू किया, उसी के साथ जमातुल हवारीन, जमातुल कसार और जमातुल कुरैश, इस तरह की जो है कई तहरीकें आई थी उस जमाने में, और सबका आपस में कोऑर्डिनेशन था। तो अब उसमें कई बार कई लोग कहते हैं मेरी पुरानी, वो कहते हैं मेरी पुरानी है, इसलिए हम अपनी जबान से आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं कह सकते कि उन्होंने शुरू किया था। हो सकता है रशीदुद्दीन भैया कुरैशी जी की पुरानी हो, क्योंकि उस वक्त बाकायदा इसमें मेरा एक सबमिशन है। देखिए मौदूदी साहब के, देखिए पसमानदा एक शब्द जो है ना अपनी जगह पर, उस पे मत जाइए। बात यह है कि सन 1930 में जब राउंड मेज कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश पीरियड में हुई और वो अपनी जगह पर पहला मील का पत्थर था एक पसमानदा आंदोलन का। वो बात अलग थी कि उस आंदोलन में जो है वो जब मुस्लिम को शामिल करने की बात की गई, ऐसी बात नहीं है कि अंबेडकर जी ये चाहते थे कि मुसलमान भी इसमें साथ हो, क्योंकि ये एक स्पष्ट बात थी कि कन्वर्जन जो है वो ज्यादातर 85% जो मुस्लिम हिंदुस्तान में है वो या तो बहुत अति पिछड़ा था या दलित था। तो दलित तो ज्यादातर जो है वो कन्वर्टेड जो हुआ पिछड़े दलित, तो ये मुस्लिम्स का 85% ये अपनी जगह पर अंबेडकर जी चाहते थे कि मुस्लिम जो है वो हम लोगों के साथ में हो, क्योंकि उस वक्त बात जो है ये नहीं थी कि हिंदू दलित या पसमानदा की बात की जाए या मुस्लिम की बात की, एक कॉमन बात थी कि वो वर्ग जो अपनी जगह पर विकास में अछूता रह गया है, जो मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है, जिसको रोजी रोटी और सामाजिक उसका स्तर यह है कि हम उसको अछूत समझते हैं। एक शब्द उस वक्त जो है मलेच्छ भी इस्तेमाल किया जाता था मुस्लिम्स के लिए,
खास तरीके से। तो ये सब जो चीजें थी, या अपनी जगह पर अनटचेबिलिटी जो थी, और इस तरीके से हीन भावना जो थी, और जो एक हिंदुस्तान के समाज में अपनी जगह पर, चाहे मनुवाद से ले लीजिए, चाहे किसी चीज में ले लीजिए, चाहे मुस्लिम ब्राह्मणिज्म में ले लीजिए, हिंदू ब्राह्मणिज्म में ले लीजिए, ये सब चीजें थी। तो 1930 में जो शुरुआत हुई वो अपनी जगह पर सही मानों में पसमानदा आंदोलन ही कहा जाएगा, वो उससे शुरू हुआ। वो बात एक अलग थी कि फिर कांग्रेस ने, अब उसका जो है वो जब 1930 में बुलाया गया कि साहब आखिर हिंदुस्तान को आजाद तो हम कर रहे हैं, ठीक है, एक जहन बन गया था कि हिंदुस्तान को आजाद होना है, लेकिन आजाद होगा तो ब्रिटिशर्स के जहन में यह था कि किस तरीके से जो है ये एक होमोजेनस सोसाइटी और एक समानता की चीज किस तरीके से आएगी। क्योंकि देखिए, ये चीजों को अंग्रेजों को अच्छी तरीके से तजुर्बा हो गया था कि हिंदुस्तान की सोसाइटी की स्थिति क्या है, कितना इसमें जो है वो अशराफ, अजलाल और अर्जाल और ये इस तरीके की चीजें जो है, मनुवाद और ये सब जो है, ये सब आपस में अगर मिलाई जाए तो सब तकरीबन घुमा फिरा करके अचार जो है, मिक्स कह लीजिए इसको, लेकिन इसमें है सब एक ही चीज। तो वो जब हुआ तो उसमें जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खां को रिप्रेजेंटेशन के लिए जब भेजा गया, तो उन्होंने राउंड में इस कॉन्फ्रेंस में 1930 में सीधा सीधा से एक बात कही कि आई एम अफगानी, आई डोंट नो द स्ट्रक्चर ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। तो अब आप एक अंदाज कीजिए कि वहां पर मुसलमानों की इस पसमानदा की तर्जुमानी नहीं हो सकी, और उस ना हो सकने का खामियाजा जो है वो उसका ये हुआ कि उस वक्त वो कैंसिल हो गई। उसके बाद फिर दोबारा जो है उसमें वाइसराय ने उसको कैंसिल कर दिया, कहना ये कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, आप लोगों ने ये एक तरीके के जो है वो अंबेडकर और बाकी जो दूसरा एक उनके जहन में था कि मुस्लिम का भी इसमें है, और मुस्लिम में भी जो है पिछड़ापन है और दलित है, कन्वर्जन है, इनको किस तरीके से लिया जाए। तो उसके बाद में जो है दोबारा फिर हुई, दोबारा जब हुई है तो उसमें आप ये देखिए कि गांधी जी ने, हालांकि चूंकि मेरा बेस अपना जगह वही रहा, लेकिन मैं इस बात को बड़ा, जब पसमानदा की बात आती है तो मैं बड़ा स्पष्ट तरीके से कहता हूं कि उस वक्त जो है गांधी जी ने जो है एक बहुत बड़ा खेल खेल दिया कि उन्होंने कहा कि नहीं, मुस्लिम का जो सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल और एजुकेशनल डेवलपमेंट है और जो बराबरी की बात है वो कांग्रेस जिम्मेदारी उठाएगी। यही वजह थी कि उस वक्त कांग्रेस की जिम्मेदारी के ढांचे में आने के बाद में जो है अंबेडकर का साथ मुस्लिम से न दे करके कांग्रेस के साथ हो गए। ये जमातुल मोमिनीन की जो बात कही जा रही है, देखिए अब तक हुआ ये कि आपके कई सवालों का जो है लेनिन साहब इसमें जवाब मिल जाएगा कि जब बात ये हुई कि मुस्लिम्स का कैसे क्या रहेगा, किस तरीके से ये बराबरी आएगी और किस तरीके से समाज में जो है वो जो, अब देखिए हुजूर का आखिरी खुतबा जो है वो अपनी जगह पर कितना स्पष्ट है, कितना साफ है कि इससे ज्यादा अगर आप देखिए कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए और उसका जो प्रेमेबल है, वो प्रेमेबल अपनी जगह पर कुरान का और हुजूर का आखिरी खुतबा जो है उसका जुज है, लेकिन वो चीज उस वक्त नहीं थी। तो उसमें जो ये हुआ कि साहब कांग्रेस की ये अपनी जगह पर जमातुल मोमिनीन जो है, जिसे बाद में मोमिन कॉन्फ्रेंस भी कहा गया, ये अपनी जगह पे कांग्रेस के साथ जो है वो चलती फिरती रही और अपने उसमें जो है ये हुआ कि हाँ, एक मेंबर पार्लियामेंट बना दिया, एक मिनिस्टर बना दिया, और वो चीज जो है जियाउर रहमान साहब रहे, ये लोग रहे, तो ये अपनी जगह पे हो गया। लेकिन सवाल यह है कि जब ये देखा गया कि देखिए मुल्क का बंटवारा भी हो गया, मुल्क के बंटवारे में जो बंटवारा हुआ वो अशराफों की वजह से हुआ, सो कॉल्ड कुलीनों की वजह से हुआ, कौन थे, और बंटवारा करने के बाद फिर हिंदुस्तान में जो है ये देखा गया कि साहब आजादी के बाद में भी जो है वही का वही, ढाक के तीन पात वही रहे, उसमें वही लोग जो है, वही जमींदार और वही, मतलब यह है कि जो फ्यूडलिज्म जो तबका था वो आ करके जो है उसने कांग्रेस को अपने जो है वो कब्जे में लेकर वो चीज किया। तो ये पसमानदगी जो है 1930 से चल रही थी, और वो तो चलिए हम उस दो पार्ट है, एक पार्ट तो आप आजादी के से पहले का ले लीजिए, मुगलों के दौर का ले लीजिए, मुस्लिम एम्पायर के ले लीजिए, 800 साल हो गए, उसमें भी मतलब यह है कि अपनी जगह पर कन्वर्जन तो हुआ, मुस्लिम तो हुए, लेकिन कोई चीज चलती है तो ज्यादा फर्क नहीं रहता, जैसे कांग्रेस की कॉपी बीजेपी है क्या, या कांग्रेस किसकी कॉपी है। इसके पहले तो कभी किसी ने कोई पार्टी नहीं चलाया था
तो जब कोई आंदोलन चलता है सोशल जस्टिस का, तो वो एक दूसरे की नकल दिखाई देता है। जैसे आपने हनीफ साहब ने आखिरी खुतबे का जिक्र किया, तो भारत में सिमिलरिटी का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। कहीं ना कहीं 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्सेप्ट दिया कि सब बराबर है काले गोरे का, तो वहां से वो आ गए। हम हमारा जो नकल कह सकते हैं, वो जो इस्लाम था अरब में, जो भारत आने में बीच में हाईजैक हो गया ईरान में जाके, हम लोग कहीं ना कहीं उसकी वो कर रहे हैं। मतलब विद इन इस्लाम जो है अपने सोशल जस्टिस की तलाश में है, और बाकी जो संविधान, आप लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस्लाम ही जो है वो सोशल जस्टिस का जो है फुल प्रूफ फार्मूला है और उसी को आपको अचीव करना है। हाँ, ऑलमोस्ट 100% नहीं कह सकते। और भी नबी सल्लल्लाहु का कहना है कि दीन के मामले में मेरी पैरवी करो, दुनिया के मामले में जरूरी नहीं मैं तुमसे ज्यादा जानूं, तो उन चीजों को शामिल करते हुए। अच्छा, तो लफ्ज फुल प्रूफ बात करिए कि सामाजिक मुद्दे हैं क्या आपके, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि क्या क्या अचीव करना चाह रहे हैं, आपके सामाजिक मुद्दे क्या है, मुझे एक दो तीन चार की तरीके समझाइए। एक चीज मैं बता दूं, पसमानदा तबका हो सकता है ना जानता हो, जिसपे के लिए हम काम कर रहे हैं उसको तो कंफ्यूजन है, लेकिन जो सो कॉल्ड सवर्ण मुसलमान हैं, सैयद से मुगल पठान, उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं, वो बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं हम क्या चाहते हैं। जैसे कहते हैं पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुली न जाने बात तो सारा जाने है। तो पसमानदा तबका हमारा नहीं जानता है, कंफ्यूजन का शिकार हो सकता है। तो वकार भाई उन्हीं को समझाइए कि कैसे, मतलब मुझे एकदम ब्रीफ में समझाइए, मतलब आप थोड़ा सा लचेदार बात करते हैं ना तो उसमें घूम जाएगा। मुझे 1 2 3 4 की तरह समझाइए कि क्या आपका क्या मकसद है, सामाजिक लक्ष्य क्या है। देखिए, जैसे एक शब्द है रोजी, हमारा जो टैग लाइन है रोजी रोटी, जैसे रोजी रोटी के मुद्दे पे कोई बात नहीं करता मुसलमान, मतलब मुसलमानों का जो एलीट क्लास है वो रोजी रोटी बात नहीं करता है। उसके जानते ही कुछ सब्जेक्ट हैं, उर्दू, अलीगढ़, या कुछ सेंटिमेंटल मुद्दे जो बीजेपी इनको देती है, तो वो रोजी रोटी कभी बात नहीं करते, नौकरी चाकरी कभी बात नहीं होती। तो रोजी रोटी, समाजी बराबरी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा, समाजी बराबरी। इस्लाम में सब बराबर है, संविधान में सब बराबर है, लेकिन भारतीय मुस्लिम सोसाइटी में बराबरी का एकदम कॉन्सेप्ट कहीं से है ही नहीं। वो मतलब इंसान मानते ही नहीं। बाकायदा मस्जिदें अलग अलग होती हैं, वो तो आप कई बार सुने हैं, जानते हैं इस चीज को। उसके बाद है कि सत्ता में हिस्सेदारी, पसमानदा तबके को सत्ता से बहुत दूर रखा गया हमेशा, और अगर किसी पसमानदा ने सत्ता हासिल भी कर लिया तो उसको अपने में शामिल कर लेते हैं कि हमारा वाला है। या किसी ने बहादुरी दिखा दिया, जैसे वीर अब्दुल हमीद ने बहादुरी दिखा दिया, तो उसको वीर अब्दुल हमीद खान करके उसको अपने में शामिल कर लेते हैं। तो हमको सत्ता में हिस्सेदारी लेना है, और ये अशराफ तबका ये रोकता है, ये नहीं चाहता है कि हमारे पास रोजी रोटी का कोई इंतजाम हो, हमारे पास हो, या हम सत्ता में कोई हिस्सेदारी लेने पावे। हमारे तरीकेकार अलग अलग हो सकते हैं, कुछ तरीका पसंदीदा हो सकता है, कुछ ना पसंदीदा हो, लेकिन हमारा कहना है कि अगर हम स्टेज पे कुरान भी पढ़ेंगे पसमानदा का बैनर लगा करके, तो अशराफ तबका कहेगा ये गुमराह लोग हैं, ये भाजपा से मिले हुए हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए, सवाल ये किया जा रहा है, मोइन अंसारी साहब ने भी सवाल किया, वाजिब सवाल है उनका। वो कह रहे हैं अशराफों के हाथ में अब क्या है कि उनसे आप कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ लिया, अब उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। ऐसे तो अगर लोग कहते हैं, ऐसे तो लोग कहते हैं सरकार के हाथ में क्या है। भाई सरकार, ज्यादातर जॉब प्राइवेट हो गई हैं, नई जॉब क्रिएट नहीं हो रही हैं, तो हम लोग फिर किससे मांगे? चाइना से जाके मांगे, अल्लाह से जाके मांगे? तो ये जो कहना, ये सरासर जुल्म है पसमानदा के ऊपर कि अशराफों के पास कुछ नहीं है। अशराफों के पास बहुत कुछ है। अभी थोड़े दिन पहले 1 लाख करोड़ की संपत्ति, एनामी संपत्ति के नाम पे सरकार ने इनकी कब्जा की है, 1 लाख करोड़ की, जिसमें राजा महमूदाबाद की अकेले 50,000 करोड़ की संपत्ति गई है। ठीक, लेकिन वो पसमानदाओं को नहीं दे सकते थे। दूसरे
बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं आज भी अशराफ के हाथ में है। अलीगढ़, हमदर्द, इंटीग्रल, इरा, जामिया, इस तरह के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन उनके हाथ में है। जितनी कमाई के बड़े बड़े एटीएम हैं, बड़े बड़े बैंक है, अजमेर, ये निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, वारिस अली शाह, कचौचा शरीफ, ये सब अरे आप तो बुनियादी। तो ये कहना अशराफ बहुत चालाक है, कब वो गरीब बन जाता है पता नहीं लगता, और कब वो अमीर बन जाता है पता नहीं लगता है। इस वक्त देना है तो गरीब बन गया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। अभी आप कुछ कह दीजिए तो कहेगा अच्छे भिखारी आ गए मेरे सामने, तुम लोग, हम लोग बड़े बड़े जमींदारियां देखे हैं। तो अशराफ के पास देखिए रोजी रोटी में वो हमें दे सकता है हिस्सा, सामाजिक बराबरी में अशराफ को ही काम करना है, और सत्ता में मुझे समझाइए कि आजादी के बाद से अब तक अशराफों ने ऐसा क्या किया कि पसमानदा पीछे होते चले गए? मुझे इसको क्लियर कट में बताइए मुझे। देखिए परवेज भाई के लिए भी सवाल है, आपके लिए भी सवाल है। इसने हमेशा सेंटिमेंटल मुद्दों पे हमेशा काम किया, और इनकी बाइनरी में कांग्रेस भी फंसती चली गई। कभी मुसलमानों की बुनियादी जरूरत पे कोई बात नहीं हो पाई। जैसे 341 का जो मुद्दा है, जिसमें दलित सीटें सुरक्षित हैं, 84 सीटें और करीब 572 सीटें एमएलए की सुरक्षित है, इस पे कभी चर्चा नहीं हुई। अगर शाहबानों की जगह पे इस पे बात हुई होती तो हो सकता है राजीव गांधी इसको हल कर दिए होते, लेकिन इन्होंने इस पे कोई बात नहीं की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की नौकरियां हराम है। जमात इस्लामी खुलेआम कहती थी, परवेज साहब ने अपनी आंखों से देखा होगा उन फतवों को, उन चीजों को, कि बाकायदा सरकारी नौकरियां छुड़वा करके इन्होंने प्राइवेट जॉब करवाए हैं। बैंक की नौकरियां आज भी हराम है। फौज में जाना गलत माना जाता था, पुलिस में जाना गाली सुनना है। इन्होंने जहां जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां वहां सरकारी जॉब में पसमानदा मुसलमानों की संख्या नहीं बराबर है, और जहां जहां हिंदू आबादी है वहां वहां के लोग जॉब में बहुत ज्यादा है। जैसे बलिया और गाजीपुर में पुलिस और मिलिट्री में मुसलमान ज्यादा दिखाई देते हैं, और आजम और मऊ में आपको ढूंढने भी नहीं मिलते हैं। ओबीसी रिजर्वेशन का भी विरोध किया था जमात इस्लामी ने, वो तो मेरे ही आपको देखिए 2008 में। अब परवेज साहब सवाल ये है, मैं परवेज साहब से सवाल कर रहा हूँ कि ये पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि अशराफों के पास ऐसा क्या कि वो आपको अब कुछ दें, अब तो उनके हाथ में कुछ नहीं है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि अशराफों ने ऐसा क्या किया कि पसमानदा दिन ब दिन पीछे तो चले गए। दो सवाल एक साथ ही है, जरा फिर से कहिए, जरा जोर से कहिए। जी मैं कह रहा हूं कि अशराफों ने ऐसा क्या किया कि पसमानदा पीछे होते चले गए, और अशराफों के हाथ में आज ऐसा क्या है कि वो आपको कुछ दे, उनके हाथ में अब कुछ नहीं बचा है। देखिए इसके पीछे एक चीज है कि जब ये डिवीजन हुआ, भाई डिवीजन के बाद ही तो फिर मतलब ये है कि आजादी हुई, और उसके बाद जो है वो अपनी जगह पर एक नई कहानी डेमोक्रेसी की शुरू हुई, और हमारा इस्तेमाल हुआ, सब कुछ हुआ। देखिए जो बंटवारे में सबसे बड़ा नुकसान हुआ, वो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो गिनी चुनी इंटेलिजेंसिया थी पसमानदा में, भारतीय मूल के दलित पिछड़े मुसलमानों में, वो अपनी जगह बाबू जो है बड़ा बाबू अफसर बनने के लिए और अपने प्रमोशन के जो मुस्लिम लीग ने, अशराफों ने जिस तरीके से बहकाया था, जो एक माहौल बना था, जाहिर सी बात है कि पूरा हिंदुस्तान का माइनॉरिटीज और मुस्लिम उस माहौल में जो है रम गई थी। तो उस वक्त जो है जो बचा कुचा जिस तरीके से भी था वो सब पाकिस्तान चला गया। हमारे पास तो 1947 में एक खोजड़ जिसे कहते हैं वो अपनी जगह पर जो है वो मिला समाज, और उस खोजड़ को जो है वो आगे बढ़ता तो पॉलिसी से बनता, प्रोग्राम से बनता, और ये सब कुछ होता। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि अभी 341 की जो बात कही गई, भाई अंग्रेजों ने फिर वही बात आ जाती है कि ब्रिटिशर्स ने अपनी जगह पर, अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 341 जो है वो जो दिया था, तो 341 में अपनी जगह पर 1935 मुस्लिम था,
यानी आप देखिए कि आजादी और पाकिस्तान बनने के बाद कितना बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि जो चीज हमको मिल रही थी वो चीज हमको मिलना बंद हो गई उस 1950 के ऑर्डिनेंस की वजह से। अब ब्रिटिशर्स का क्या मतलब था, 1930 का राउंड मेज कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब था, 1931 का कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब था, संविधान का क्या मतलब था, ये सब चीजें जो हुई वो उसका मकसद ये था किसी तरीके से इन लोगों को बियॉन्ड द वे ला करके एक स्पेशल कंसिडरेशन दे करके इनको हम किसी तरीके से समानता के या समता मूलक समाज में इनको बराबर से ला करके इनको बैठाया जाए। तो बैठाने के लिए उस तरीके से तो नहीं कि उठा करके उस तरीके से बैठा दिया जाए जो उसकी जो बैकग्राउंड्स होती है, जो अपनी जगह समाज होता है, जो टेकर होता है, यानी गिवर अपनी जगह पर है और टेक लेने वाला अलग होता है। तो जब लेने वाली की स्थिति ये थी कि 341 में जब 1956 में एक साफ बात हो गई थी कि आपने गलती महसूस की, कांग्रेस ने गलती महसूस की कि हमसे ये गलत हुआ, 1950 का ऑर्डिनेंस गलत था और उसी वजह से तो 1956 में जो है वो जो शामिल सिखों को किया गया, एक माइनॉरिटीज को। तो जब सिखों को शामिल किया इसके मतलब बेसिकली आपने हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने ये महसूस कर लिया ये गलती थी। उसके बाद यही नहीं, 1991 ये अभी बात ये हो गई है कि किस तरीके से उन्होंने नुकसान पहुंचाया या कि नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये बताइए, क्या पूरा पसमानदा आंदोलन सिर्फ अशराफों को गाली देने का आंदोलन है कि कुछ कुछ ठोस काम किया जा रहा है पसमानदा आंदोलन की ओर से? सामाजिक चेतना बढ़ाने के लिए क्या काम हो रहा है पसमानदा आंदोलन की ओर से? सिर्फ अशराफों को दिन रात गाली देना है? अरे अनम्यूट करिए। अशराफ बड़ी चालाकी से अपने को बचाना चाहता है कि सरसैयद साहब को बकस दो, इनको बकस दो, उनको छोड़ दो, मर गए वो जी गए। जब इस्लाम में पहली बार ये बात की गई ला इलाह, यानी नहीं है कोई माबूद, यानी कोई और पूजने लायक नहीं है, फिर उसके बाद कहा गया कौन, मगर अल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा कोई पूजने लायक नहीं है। तो जब ये बुत हैं हमारे दिलों में, चाहे सरसैयद नाम का बुत हो, माफ कीजिएगा ये वो थोड़ी देर में जुड़ते हैं, जैसे अशरफ अली थानवी, अहमद रजा खान बरेलवी, इस तरह के बहुत सारे जो बुत हैं हमारे दिलों में, जब तक हम इनको निकाल करके नहीं फेंकेंगे तो हमारे मन में इस्लाम कहां से आएगा? जब हम इन मॉडल एक चीज और है कि ये अशराफ अपने आप को अपने विरोध को इस्लाम का विरोध बना देते हैं बहुत आसानी से, वो भी बहुत आसानी से, क्योंकि वो कुछ ऐसी हदीसें दिखा देंगे, कुछ बता देंगे कि अगर आपने सैयद को गाली दे दी या सैयद को कुछ बोल दिया तो वो दरअसल आपने नबी को गाली दे दी, भाई आप पे इस निंदा कानून लग गया, ठीक है। और उसके जो गुलाम पसमादा जो मौलाना है, जो उनके गुलाम मदरसों से पढ़े हैं, वो उनके पक्ष में आ जाते हैं फौरन कि हाँ देखो हमारे आका को जो गाली दे दी गई है तो अब तुम तो इस्लाम के खिलाफ हो गए, तुम सब काफिर हो, और सर्टिफिकेट बांटने लगेंगे कि हम इस्लाम के जो है चौकीदार है, हम बताएंगे कौन मुसलमान नहीं है। तो ये भी एक पहलू है इसका। देखिए उन्होंने इसीलिए ये कहा, जब हम सरकार को भी कोसते हैं, हमने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खासतौर से अखिलेश को निशाना बनाया, ये हुआ कि आप भाजपा के साथ हैं, वोट हम सपा को दे रहे हैं, सवाल हम भाजपा से कैसे कर सकते हैं? इसी तरह जब हम मुस्लिम सोसाइटी का एक हिस्सा है और वो सोसाइटी क्रेडिट ले रही है कि ये देखिए सरसैयद साहब पैदा हुए, उन्होंने तालीम के ऊपर काम किया, ये पैदा हुए इन्होंने इस पे काम किया, सबने तो बड़ा अच्छा काम किया, उसके बाद हम दलितों से बदतर कैसे हुए? तो सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। मैं इस पे बार बार कहता हूं कि जो बाप, जो पेरेंट्स अपने बच्चों का खर्च चलाते हैं, वही अपने बच्चों की तरक्की को रोकते हैं। लोगों ने पूछा कैसे? मैंने कहा अगर बच्चा आजाद होता तो किसी के यहाँ जाकर के किसी के यहाँ गोद में चला जाता, कोई उसे गोद ले लेता, वो बिल गेट्स का बच्चा हो सकता था। लेकिन अगर किसी माँ बाप का बच्चा है तो जो उनकी हैसियत है उसी हैसियत से पालेंगे। वो मिडिल क्लास के हैं तो बच्चा मिडिल क्लास बन के निकलेगा,
इसी तरह से ये सर सैयद जैसे लोग थे जो इनके आइकान है, हमारे लिए वो हमारे दुश्मन है। हम अपने दुश्मनों को बुरा कहेंगे क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में आईसीएस की का एग्जाम रोकने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत जो किया था वो सर सैयद ने किया था। तो अब हिटलर की कोई तारीफ करे तो अमेरिका में तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना यूरोप में बर्दाश्त कर रहे हैं लोग। तो हम सर सैयद को, जो एक डिक्टेटर थे, जो और लड़कियों की तालीम के भी खिलाफ थे, पसमानदा के तो हर तरह से खिलाफ थे, हम कैसे उनकी तारीफ कर सकते हैं? या जिन्होंने हमें लिखा कि ये इनसे कमतर वो उनसे कमतर, हमसे उनकी तारीफ चाहते हैं लोग। अच्छा, इसी पर एक सवाल और आता है कि जैसे हम लोग बार बार इस बात को कहते भी हैं कि क्या सैयदवाद का अड्डा मदरसे हैं? मदरसे से पढ़े हुए लोग ज्यादातर गुलाम क्यों होते? मसूद आलम फलाही साहब ही क्यों निकले अकेले? उससे पहले जितने मदरसे से जो उलमा निकले हैं उन्होंने जातिवाद के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं किया? वो सब गुलाम क्यों रहे सैयदवाद के? हमारे मदरसों को हम नहीं कहेंगे कि मदरसे और यूनिवर्सिटी एक ही जैसे हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो चाहे अलीगढ़, जामिया हमदर्द हो या जामिया उस्मानिया, हर जगह सैयदवाद के गुलाम पैदा हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मदरसे उससे अलग कहां जाएंगे? मदरसों में तो कभी मेरा सवाल ये नहीं था। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि वहां पे सैयदवाद पढ़ाया जाता है या इस तरीके से, तो मेरा सवाल ये है कि सैयदवाद वहां पढ़ा, उनके फिक्र में, उनके जो फतवे में पढ़ाया जा रहा है, वही पढ़ के वो आगे बढ़ रहे हैं। और जोड़ दें, आपके साथ एक बड़ी अच्छी बात जोड़ दें। एक आजमगढ़ में चेक पोस्ट के मदरसे से बात हो रही थी, तो उन्होंने किसी बात पे कहा कि हजरत अली रज़ियल्लाहु को अल्लाह ताला ने इल्म लदुनी अता किया था। तो हमने कहा फिर शिया में और देवबंदियों में फर्क क्या है? तो कहा कि फिर अपने दोस्त जमील अहमद नदरी से इसके आगे पूछिएगा। तो पूरा जो देवबंदी सेक्ट है या हनफी जो सेक्ट है, पूरा जो हनफी सेक्ट है वो सूफीज्म पे टिका हुआ है। सूफियों की कोई भी धारा सैयद के आगे पीछे से नहीं निकलती, बल्कि उन्हीं के हाथ से निकलती है। जितनी भी कादरिया, चिश्तिया, सरवर्दिया, नक्शबंदिया, जितनी धाराएं हैं वो सब सैयदवाद से निकलती हैं। उसमें से कोई एक धारा है जो मोहम्मद बिन अबू बकर निकलती है, होते हुए जाती है, लेकिन वो इसलिए उसको अबू बकर से मंसूब किया गया क्योंकि मोहम्मद बिन अबू बकर वही है जो हजरत अली के घर पे पले थे, हजरत अली के बीवी के बेटे थे, यानी, और उन्होंने हजरत उस्मान की दाढ़ी पकड़ के खींचा था जब आप शहीद किए गए हैं। तो अब वो जितने भी सूफी की धाराएं हैं सब सैयदवाद से निकली हैं, ये वाजा ईरान होते हुए। ठीक, तो ये मदरसे हनफी मसलक के जितने मदरसे हैं, चाहे वो देवबंदी हो या बरेलवी हो, वो उनसे बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए यासिर नदीम वाइदी साहब ने बहुत खुल के एक इल्जाम लगाया था हम लोगों पर कि हम लोग हनफी मसलक के खिलाफ हैं, ना कि इस्लाम के। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस्लाम के खिलाफ हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग हनफी मसलक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या हम उनके खिलाफ जा रहे हैं। और हम लोग वकार भाई, मैं इस पे जोड़ता चलूं क्योंकि ये लंबा है। तो इस पे ये किताब जो थी मसूद फलाई साहब की, इसमें बहुत डिटेल में इस बारे में जिक्र किया गया है कि कैसे जो है सारा जो है सूफीज्म जो है सैयदवाद को बढ़ावा देने के लिए ही गढ़ा गया था, और सारे मदरसे जो है उसी सैयदवाद को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूं, परवेज साहब जुड़ नहीं रहे, मैं उनसे भी यही सेम सवाल करना चाह रहा था। तो एक सवाल ये है कि आप लोग, जैसे कोई भी सामाजिक आंदोलन होता है उसका कुछ पर्व होता है, उसका कुछ संगठन का ढांचा होता है। आप लोग का संगठन का ढांचा क्या है? आप लोग का वो दिवस कौन सा है, कहाँ पे इकट्ठा करेंगे, या कोई ऐसा मार्च, कुछ आपका कुछ समझ में नहीं आता। जैसे होता है ना कि अगर अंबेडकर का भी आप जिक्र करें तो उन्होंने जो है मनुस्मृति दहन दिवस मनाया, फिर वो जो है महाड़ सत्याग्रह किए, इस तरीके से। तो आप लोगों ने कुछ किया इस तरीके से? देखिए, अंबेडकर जी विदेश से पढ़ के आए थे, तो जाहिर सी बात है उनका मामला बहुत ठीक ठाक था, वो नेशनल लेवल के लीडर थे उस जमाने में। और हम लोगों की पहचान अभी बन नहीं पा रही, बननी शुरू हो रही है। तो जाहिर सी बात है हम लोग अभी सीखने की पोजीशन में है या शुरुआती। लेकिन 1 जुलाई को जैसे
अब्दुल कयूम अंसारी साहब का, बीर अब्दुल हमीद जी का मनाया जाता है जन्मदिन। उसी तरह से 6 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं आसिफ बिहारी रहमतुल्लाह अलैह का। तो इस तरह से हम लोग 15 अप्रैल को मनाते हैं इनका जन्मदिन जो है आसिफ बिहारी रहमतुल्लाह अलैह का। इस तरह के कुछ पर्व हैं हमारे पास, लेकिन अभी जैसा आप कह रहे हैं उस लेवल में हमारे पास नहीं है, इसको बनाना है। जैसे हम लोगों ने कहा था इसको दफन करने के लिए बस्ती जेवर को, सुनने में आ रहा है कि उन्होंने निकाल दिया है, वो हिस्सा, वो वाला हिस्सा ही उन्होंने निकाल दिया है। तो अब हम लोग नई वाली तो नहीं, पुरानी ला के दफन करना पड़ेगा। तो मुस्लिम समाज बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। इसके पहले कि हम लोग दफन देंगे